पोस्टपार्टम डिप्रेशन ये काफी एक रियलिटी है और मोस्ट ऑफ द मदर्स गो थ्रू इट। मदर्स कॉर्पोरेट जॉब में है, पैर लटका के बैठी रहती है सारा दिन, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे। उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन वापस नहीं जाता हार्ट में और बच्चा वीक हो जाता है। और अगर एक माँ जिसने ये सोचा कि मेरा बच्चा सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि मैंने पैदा किया उसका। जब हम अल्कोहल की बात करते हैं, स्मोकिंग की बात करते हैं, ऑब्वियसली फर्टिलिटी पे पेरेंट्स की इफेक्ट करता है वो। जब आप लेबर पेन से पैदा करते हो, जब वो दूध पीता है, तब जाके एक माँ बनती है, तब उसे एक फीलिंग आती है कि हाँ, शी इज अ मदर एंड शी हैज टू टेक केयर ऑफ हर चाइल्ड। आर वी गुड पेरेंट्स? क्या मैं एक अच्छा फादर हूँ? क्या मैं एक अच्छी माँ हूँ? तो इस चीज से निकलना कितना जरूरी है कि व्हेन आई वाज फर्स्ट टाइम मदर, इट इरिटेटेड मी। मेरे को लगता था ये क्या मैंने मुसीबत पाल ली है यार, सारा टाइम। अरुणा कालरा मैम, दोबारा आपका स्वागत है द आयरॉनिक शो पे। बहुत टाइम से आपको मिस किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई एम आल्सो रियली हैप्पी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस बार का जो हम डिस्कशन रख रहे हैं मैम, दिस इज टिपिकली फॉर द जिस एज में भी हम हैं, मतलब जो मेरी एज है या मेरे से कुछ 5-7 साल जो कम होंगे, मतलब मोर और लेस हु आर बिकमिंग पेरेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? सो वी आर एट क्रॉस रोड्स। अभी तो हमें लग रहा है कि हम खुद ही बच्चे अपने आप को कैसे संभालेंगे। तो इफ सम ए लाइफ कम्स इनटू आवर लाइफ, न्यू लाइफ कम्स इनटू आवर लाइफ, तो हम उसको कैसे संभालें। एंड मोर देन द फादर, आई थिंक व्हेन अ बेबी कम्स, एक मदर की ज़रूरत ज़्यादा होती है, उसको ज़्यादा केयर की, उसको ज़्यादा समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आज का डिस्कशन मैम हम उसी पे क्विक फायर एक डिस्कशन रखेंगे, उसी पे जो फर्स्ट टाइम मदर्स बन रही हैं उनको क्या संभालना चाहिए, क्या देखना चाहिए, व्हाट देयर आर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस। तो होल डिस्कशन इज अबाउट दैट। कैन वी स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट कि जो फर्स्ट टाइम मदर्स बनने वाली हैं, उनको प्रेगनेंस जब पता चल जाता है कि नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग, सो व्हाट काइंड ऑफ केयर दैट दे शुड टेक एंड व्हाट काइंड ऑफ केयर द फैमिली शुड टेक? आई थिंक उससे भी पहले करते हैं। सबसे पहले जैसे आज ही एक पेशेंट आई मेरे पास जो कि कपल, दे वर एप्रीहेंसिव कि उनका लाइफस्टाइल इतना अच्छा नहीं है। दे स्मोक, दे हैव ड्रिंक्स और अल्कोहल एवरी अदर डे फॉर मीटिंग्स, सो दे डू नॉट हैव अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल एंड नाउ दे आर दे वांट टू बी पेरेंट्स। और वो स्मोकिंग छोड़ना बहुत ही उनके लिए मुश्किल है। कैसे करेंगे? क्या वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो भी क्या एक दो स्मोक कर सकती हैं, 1-2 सिगरेट्स एवरी डे कर सकती हैं? क्या वो सडनली विड्रॉवल ना करना पड़े अल्कोहल तो वाइन पी सकती हैं क्या? सो दीज आर ऑल्सो लाइक सम पीपल आर वेपिंग एंड दे आर लाइक ओके, वेपिंग से स्मोकिंग पर चले जाएं तो शायद हम अच्छा, दैट इज अ लिटिल बेटर ऑप्शन। बट आई थिंक वहां से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है कि प्री एब्सोल्युटली। कंसेप्शनली सबसे पहले यू शुड बी मेंटली रेडी फॉर दैट। क्योंकि बच्चा सिर्फ एक प्रेगनेंसी होना, प्रेगनेंसी शूट करना, प्रेगनेंसी में अच्छे कपड़े पहनना या फिर बेबी मून पर जाना इज नॉट प्रेगनेंसी। जब आप डिलीवर करते हो उसके बाद जो वो बच्चा आता है, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू नो दैट। वो आपकी लाइक इट, आई डोंट वांट टू स्केयर एनीबॉडी बट इट रॉब्स लाइफ आउट ऑफ यू फॉर इनिशियल फ्यू मंथ्स। तो आपको नींद प्रॉपर नहीं होती है, आपको खाने का शुद्ध नहीं होता है, आपकी लाइफ जो है वो अपसाइड डाउन हो जाती है। वो जो जब प्रिपेयर्डनेस नहीं होती आपको मेंटली, तो आप वो एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं। यू आर नॉट एबल टू हैंडल, देर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फैमिलीज, देर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ बिकॉज यू आर नॉट रेडी। नोबडी एक्चुअली टोल्ड यू कि प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चा आएगा उसका क्या करना है, उसका को देर इज नो रिटर्न पॉलिसी इन द हॉस्पिटल। तो वहां से शुरू करें कि प्री कंसेप्शनली यू फर्स्ट थिंग इज हस्बैंड एंड वाइफ डिस्कस करिए कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हम रेडी हैं और हमारा लाइफस्टाइल एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल करने के लिए हम रेडी हैं। क्योंकि हमें स्मोकिंग अल्कोहल छोड़नी पड़ेगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड नॉट ओनली फॉर मदर, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फादर एज वेल। अगर आप दोनों ही स्मोक और अल्कोहल करते थे और पार्टीज में जाते थे फॉर योर बिजनेस मीटिंग्स और वट, अगर अब वाइफ नहीं कर पा रही है और हस्बैंड कर रहा है तो शी ऑल्सो फील्स डिप्राइव्ड एंड शी ऑल्सो फील्स कि मैं ही क्यों करूँ, वाई दिस शुड बी अ रोल ऑफ मदर ओनली। तो वो आप दोनों को करना है कि यू हैव टू हैव अ डिसिप्लिन हेल्दी लाइफ स्टाइल
and mental preparedness to have a baby, and then you go to gynecologist or obstetrician to get all your body health checkup done. जब हम अल्कोहल की बात करते हैं, स्मोकिंग की बात करते हैं, ऑब्वियसली इन फर्टिलिटी पे पेरेंट्स की इफेक्ट करता है वो। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल और स्मोकिंग और वेपिंग फॉर दैट मैटर, जब व्हेन द लेडी हैज ऑलरेडी कंसीव्ड, तब छोड़ना कितना ज़रूरी है, और अगर नहीं जो छोड़ रहे हैं, चाहे वो कितना भी क्वांटिटी कम कर दें, तो उसका फीटस पे या बेबी पे कितना फ़र्क पड़ता है? तो स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट पर भी और जेनेटिक मेकअप पर भी। ओके। तो अगर हम एक तो इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए, और अगर हम हाँ। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो फिर हमें सारे वो टेस्ट कराकर देखने चाहिए जो कि बच्चे की कंजेनाइटल अब्नॉर्मैलिटी को डिटेक्ट करते हैं। मगर ये सब टेस्ट कराने के बाद भी हम ये प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं कि वो सब कोई ना वो टेस्ट डिटेक्ट कर ही लेंगे जो बच्चे की कॉग्निटिव मेंटल अब्नॉर्मैलिटी है या कुछ और है। तो प्रेफरेबली हमें तभी प्लान करना चाहिए जब हम छोड़ चुके हों, और अगर नहीं छोड़ पाए और हो गए कंसीव तो हमें वो सारे टेस्ट करने चाहिए। और वी शुड बी नोइंग कि yes, it can have some adverse effect on baby's growth. Not every baby, but yes, few percentage of babies can have those kind of side effects. Okay. Just out of curiosity, can it also lead to autism? See, autism का कारण अभी बहुत पता नहीं है, जेनेटिक भी होता है और नॉन एनवायरमेंटल भी होता है, और डेफिनेटली ये जो हमारी जितनी भी स्मोकिंग, अल्कोहल और ऑल दीज काइंड ऑफ क्या बोलते हैं इनको, हमारे एडिक्टिव वेपिंग, इन सब चीज़ों से भी ऑटिज्म हो सकता है। तो ऑटिज्म का एक्चुअली कारण क्योंकि नहीं पता है, और कोई भी ऐसी चीज़ जो हम जो विच कैन बी हार्मफुल फॉर ग्रोइंग बेबी कैन बी अ कॉज ऑफ ऑटिज्म। बट अगेन वी कांट से, बिकॉज मोस्टली हम रोनिक ऐसा होता है कि अगर मैंने कह दिया माँ को कि ये बच्चा ऑटिज्म क्योंकि आपने स्मोकिंग किया था या अल्कोहल किया था, पहली बात वो सही नहीं होगा क्योंकि ऑटिज्म बहुत और कारणों की वजह से होता है, और दूसरी बात वो माँ अपने आप पर ब्लेम और गिल्ट में चली जाएगी कि इट माइट बी बिकॉज ऑफ दिस ओनली, है ना। और ये कहना बहुत गलत होगा until unless we know the clear reason of autism. But yes, if the question you have asked, can it cause? Yes, it can cause autism. It could be one of, मतलब एक रीजन हो सकता है कहीं ना कहीं। हाँ जी। ओके ओके मैम, अब आते हैं थोड़ा केयर्स एंड टिप्स फॉर जो मदर्स बनने वाले हैं उस पे। तो मेरा उसमें दो एंगल से मेरा पूछने का है। एक तो उस कपल को अपने लिए क्या टेक केयर करना चाहिए जब वो कंसीव कर चुके हैं, मतलब गुड अमाउंट ऑफ 6, 7, 8 months have gone by, और फैमिली को in terms of physical care obviously and also in terms of emotional and mental care। तो उस पे थोड़ा सा इलाबोरेटली मैं बात करना चाहता हूँ। हाँ, तो जब कोई प्रेग्नेंट होता है, एज सुन एज समबडी इज प्रेग्नेंट, जैसे अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखिए, पहले मदर इज नॉट, सारे हार्मोन्स जो बीटा एसीजी वगैरह बढ़ते हैं वो नॉजियस फील कराते हैं उसको, उसकी सारी मसल्स बिकॉज ऑफ रिलैक्सिन हार्मोन सब रिलैक्स हो गई हैं, तो शी कैन नॉट ईट फूड, समटाइम्स फूड इज स्टक हियर, शी कैन नॉट बर्प, और एसिडिटी बहुत होती है क्योंकि पेट के एंजाइम्स जो यहीं पड़े हुए हैं, आपने खाना खाया शाम तक और भी ज़्यादा एसिडिटी होती है, बहुत फटीग फील होता है, वीकनेस फील होती है, कई लोगों को बहुत नींद भी आती है, इतना वीकनेस फील होती है, यूरिन बार बार आता है क्योंकि ब्लैडर भी रिलैक्स हो गया और बार बार पास करने का मन कर रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है क्योंकि अगेन बिकॉज ऑफ रिलैक्सिन हार्मोन गट की मोटिलिटी कम हो गई है, तो आप पूप भी नहीं कर पा रहे हैं, गैस बहुत बन रही है, ब्लोटिंग बहुत हो रही है, ये सब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम है। नोजिया, वॉमिटिंग, और ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लग जाता है और पेन होना शुरू होता है और क्रैम्पी पेन होता है। यूट्रस इज हेल्ड बाय 2 लिगामेंट्स, राउंड लिगामेंट्स कहते हैं, और जब यूट्रस स्ट्रेच होता है बेबी के ग्रोथ से तो वो राउंड लिगामेंट का पेन पूरा वजाइना, वल्वा और पेल्विस तक जाता है, एंड दैट इज ऑल्सो रियली पेनफुल। तो इतने सारे एक्स एंड पेन्स एक साथ शुरू हो जाते हैं, और ये
अगेन द गर्ल इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स, सो वहां पर उसको डिप्रेशन होना शुरू होता है, वो रोने लगती है कि मैं खा भी नहीं पा रही हूँ और बहुत वॉमिटिंग कर रही हूँ और मुझे हर वक्त वीक फील हो रहा है। अगर उस वक्त उसके हस्बैंड या उसकी फैमिली ये कहेंगे अच्छा सभी लोग तो प्रेग्नेंट हो रहे हैं, ऐसा भी क्या है, खा लो, खाना जरूरी है, बढ़ते हुए बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, यू नीड एनर्जी फॉर द ग्रोइंग बेबी बट शी इज नॉट एबल टू ईट, तो आप उसको फोर्स मत करिए, क्योंकि उसकी समझने की कोशिश करिए। हम लोग भी समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं कि ठीक है 90% निकाल देंगे, 10% तो रह ही जाएगा अगर आप वॉमिटिंग करेंगे, बट समटाइम्स यू कैजुअली जस्ट फ्लोट अ कमेंट कि ये तो सभी लोगों के साथ होता है ना, तुम पहली तो हो नहीं जो प्रेग्नेंट हो रही हो, मेरी माँ भी हुई थी या हर गांव वाला हो रहा है, तो आप इतने नखरे क्यों दिखा रहे हो? तो दैट इज नॉट राइट वे टू हैंडल योर वाइफ और योर पार्टनर और योर फैमिली, जिसको जो भी प्रेग्नेंट हुआ है। आपको उसकी साइकोलॉजी समझनी चाहिए। मैं एक बात बहुत सबसे ये कहती हूँ कि देखो, एक लड़की को आप ये सोचते हो कि वो अभी लड़की थी, खेल खा रही थी, अपना करियर की तरफ ध्यान दे रही थी, पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रही थी, और वो प्रेग्नेंट हो गई। उसका भी मन था, मगर आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसके अंदर इनहेरेंटली मातृत्व की भावना एकदम से आ जाएगी कि हाँ जी मुझे तो माँ बनना है और मुझे तो बच्चा बहुत प्यारा है। ऐसा तो जैसे फादर्स में नहीं आती इनहेरेंटली, वैसे एक लड़की में कैसे आ जाएगी? तो जिस वक्त वो प्रेग्नेंट हुई उसी वक्त से आपको ये लगने लग जाए कि शी इज गोइंग टू बी अ मदर एंड शी शुड बी एक्सेप्टिंग दिस और शी शुड बी हैप्पी अबाउट दीज सिम्टम्स। ऐसा नहीं होता है। कोई मातृत्व की भावना लेके नहीं आता है। जब बच्चा आ जाता है आपके पेट में हिलने लगता है, जब आप लेबर पेन से उसको पैदा करते हो, जब वो दूध पीता है, तब जाके एक माँ माँ बनती है, तब उसे एक फीलिंग आती है कि हाँ शी इज अ मदर एंड शी हैज टू टेक केयर ऑफ हर चाइल्ड। मगर तब तक जब तक वो प्रेग्नेंट है आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इट शुड कम नेचुरली टू हर, प्रेगनेंसी और मदरहुड शुड कम नेचुरली टू हर। तो हाँ, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल होना चाहिए, उसका जो खाने का मन है उसे खाने दें, डॉक्टर की सलाह लें कि वो क्या खा सकती है। सिर्फ एक हेल्दी डाइट उस पर इम्पोज मत करें, हेल्दी डाइट को एक इंटरेस्टिंग डाइट बनाकर उसे दें। अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर रही है तो हमें समझाना है उसे कि मोबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्लोली उसको, चाहे चाहे वो योगा है या घर के काम है या वॉक है, उसके साथ जाना। लाइक हस्बैंड से कि ये तो कहीं घूमने भी नहीं जाती, वॉक भी नहीं करती, कुछ एक्सरसाइज भी नहीं करती, तो मेरा क्वेश्चन होता है आप करते हैं क्या? अगर आप वही लाइफस्टाइल जी रहे हैं जो पहले जी रहे थे, तो उससे अचानक से डिसिप्लिन लाइफस्टाइल एक्सपेक्ट क्यों करते हैं आप उसके साथ वॉक चले जाइए तो उसको भी अच्छा लगेगा। आप घर पर बैठे हैं और उसको कह रहे हैं कि शी शुड बी डूइंग योगा और जस्ट बिकॉज शी इज कैरिंग अ बेबी, तो वो बहुत ज्यादा एक गलत व्यवहार है अगर आप उससे बिल्कुल डिसिप्लिन लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज फैमिली को समझना चाहिए कि उसे, यस, पेरेंट शुड बी डिसिप्लिन। अगर आप एक बच्चा लेके आ रहे हैं, एक नई लाइफ लेकर आ रहे हैं, तो आपका एक एक्सरसाइज रूटीन, एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना ही चाहिए और एक हेल्दी मेंटल स्टेट भी होना चाहिए। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सारे टेस्ट कराएं, हेल्दी डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन करें, वो सब जरूरी है। ओके, टू बी मदर को अपनी फिजिकली अपना क्या मतलब ध्यान रखना चाहिए? व्हाट व्हाट शुड बी अवॉइडेड, मतलब क्या चीजें अवॉइड करें और क्या चीजें अपने डेली रूटीन में, एक फिजिकल रूटीन में लेके आए, सो दैट, मतलब आई डोंट नो, इजी कहना तो मतलब एक लड़के के लिए बोलना बहुत इजी हो जाएगा, बट सो दैट एटलीस्ट इट बिकम्स अ बिट इजियर फॉर हर, यू नो, टू गो तो थ्रू द हमें ओवरऑल डिलीवरी दो तीन प्रोसेस। कुछ चीजें बहुत ध्यान रखनी है। मॉडिफिकेशन इन डाइट इज फर्स्ट थिंग, कि आपको थोड़ा खाना है और थोड़ी थोड़ी देर में खाना है। आपको 3 मेजर मील ना लेके 8 मिनी मील्स लेनी है। सॉलिड्स और लिक्विड्स के बीच में आधे पौने घंटे का अंतर रखिए, क्योंकि अगर आप एक साथ लेते हैं तो आपको गैस्ट्राइटिस होता है। कोशिश करिए चाय कॉफी जूस कम कर दें, क्योंकि वो भी गैस्ट्राइटिस कॉज करती है। अगर चाय ऐसा नहीं कि हार्मफुल है, एक कप चाय एक कप कॉफी पीना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पी सकते हैं, मगर वो वैसे ही कम कर दें, क्योंकि गैस्ट्राइटिस भी करती है और चाय कॉफी से आयरन का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। आप रोज कुछ फाइबर जरूर खाएं, और अगर आपकी डाइट में दलिया
और ब्रांड वाली रोटी है, ओट्स है, तो दो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसबगोल को अपना पार्ट बनाइए। मुनक्का रोस्ट करके खाइए, ओके। सूखा आलू बुखारा या प्रून्स रोस्ट करके खाइए, त्रिफला आधा चम्मच रोज खाइए। इन सब चीजों से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। मट्ठा लीजिए, दही लीजिए, 2 लीटर लस्सी पीजिए, जिससे कि ये प्रोबायोटिक भी होती है और आपको कैल्शियम भी देती है, और आपको अगेन गैस्ट्राइटिस और गट प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो ये चीजें, एक चीज मॉडिफिकेशन हो गया डाइट में। दूसरी चीज होती है कि आप क्या क्या अवॉइड। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं होती, जिससे मैं अपनी रील्स में भी बहुत बार कहती हूँ, पपाया पाइनएप्पल इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए in moderation. You should be having every kind of fruit. Nothing is prohibited in pregnancy. Bending forward, you can do. You can climb stairs. You can sit down cross-legged और चौकड़ी मार के बैठ सकते हो. If you know driving, you can drive. There is no problem until unless your doctor has advised bed rest. आप रोज 10,000 स्टेप कर सकते हो. एज सुन एज यू आर प्रेग्नेंट यू शुड नॉट स्टॉप एक्सरसाइजिंग. जो भी एक्सरसाइज आप पहले कर रहे थे उसको टोन डाउन कर दो. अगर आप जिम जा रहे थे तो उसको कम कर दो. स्विमिंग कर रहे थे तो करते रहो. वॉक कर रहे थे तो करते रहो. योगा करते रहे तो प्लीज करिए. लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी, जैसे बैडमिंटन खेल रहे हैं या टेनिस खेल रहे हैं, एनी एक्टिविटी विच हैज रिफ्लेक्सेस इन इट, वो मत करिए. क्योंकि कहीं स्लिप हो गए, बीपी लो हो जाता है, कई बार शुगर लो हो जाता है, तो आप गिर जाएंगे, चक्कर आ जाएंगे और वो बेबी को हार्म करेगा. जिम में भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि कोर को एंगेज करती है, वो मत करिए. तो अदरवाइज यू कैन बेंड, यू कैन स्क्वाट, यू कैन डू एनी हाउस होल्ड चोर विच योर मेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुड डू. तो ऐसा कुछ मना नहीं होता. आजकल जो बच्चों की ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो रही है, वो ज्यादातर इसलिए हो रही है कि मदर्स कॉर्पोरेट जॉब में है, पैर लटका के बैठी रहती है सारा दिन, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे. उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन वापस नहीं जाता हार्ट में और बच्चा वीक हो जाता है. तो यू शुड गेट अप एवरी आवर फ्रॉम द कंप्यूटर. 1 घंटे उठे, 15 मिनट या 5 मिनट के लिए पैर हिलाएं अपना. दोपहर को 12 बजे के करीब आधा घंटा लेट जाएं, फिर 4 बजे फिर से लेट जाएं बेड पर, जिससे कि ब्लड वापस से यूट्रस में आ जाए. पेल्विक एक्सरसाइजेस करें आप, बटरफ्लाई करें, वज्रासन में बैठें. जितना पेल्विक और स्क्वाट करें, जितना ज्यादा पेल्विक एक्सरसाइज करते हैं उतना ज्यादा ब्लड सप्लाई यूट्रस में जाता है, बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और उसका वेट भी बढ़ता है. ओके, सो अब आते हैं जब बच्चा हो गया है, राइट. व्हेन द बेबी हैज अराइव्ड, जब बच्चा हो गया है, सो मदर फादर का स्किन टच दिया जाता है. तो मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा कि वो ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है व्हेन द किड हैज जस्ट अराइव्ड इन द वर्ल्ड. तो वो बच्चे का एक एक आप क्या प्रोसेस लेते हैं फॉर द मे बी नेक्स्ट 1 आवर, 1.5 आवर्स, 2 आवर्स, एंड ये स्किन टच कितना इम्पोर्टेंट है? अच्छा, जैसे मैं डिलीवरी करा रही हूँ पेशेंट की और हेड मुझे पेरिनियम पे दिखाई दे रहा है, जिसको हम क्राउनिंग कहते हैं. तो हम पेशेंट को कहते हैं कि, और फिर सारे के सारे जो हमारे लेबर रूम में होते हैं, नर्सेज, ड्यूटी डॉक्टर, एवरीबडी स्टार्ट एनकरेजिंग द पेशेंट कि नाउ यू हैव टू लास्ट, पुश करेंगे और निकल आएगा. एवरीबडी स्टार्ट शाउटिंग पुश करो पुश करो. एंड एज सून एज शी पुशेस द बेबी कम्स आउट. एट फर्स्ट आई होल्ड द बेबी, and as soon as baby is in my arms, I put the baby on mother's tummy. So cord अभी attached है प्लासेंटा से, मदर से, बट बच्चा जो है माँ के ऐसे पेट पे रख देते हैं और वो फिर उसके ऊपर टॉवल से आई जस्ट रब द बेबी, क्लीन द बेबी, और वो माँ को स्किन टू स्किन पेट से टच हो रहा है, ब्रेस्ट पर रखा हुआ है उसका. और बच्चा आप देखिए इतना, एक तो हम जब रब करते हैं तो वो अच्छे से रोता है, एक बहुत अच्छी क्राई आती है, बट देन बेबी सो कंफर्टेबल ऑन मदर्स टमी, वो थोड़ी देर के लिए बस रोना भी चुप हो जाता है. वो कहता है हाँ मैं तो माँ के पास ही हूँ. उसका हार्ट का टच, उसकी हार्ट की पल्सेशंस, बीटिंग उसको फील हो रही होती है. एंड माँ भी जब उसको बच्चे को पकड़ के रखती है तो उसके भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट होते हैं और उस यूट्रस को कंट्रैक्ट करते हैं. प्लासेंटा को इमीडिएटली प्लासेंटा ऑल्सो कम्स आउट बिकॉज ऑफ दोज ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, नेचुरल ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स. और ब्रेस्ट से भी मिल्क शुरू हो जाता है निकलना. तो ऑक्सीटोसिन हुआ, मैंने थोड़ा सा उसको बोला पुश करो, प्लासेंटा बाहर आ गया, कॉर्ड काटी हमने, जैसे कॉर्ड की पल्सेशंस बंद होती है कॉर्ड काटी, और बच्चे को माँ के पास ही रखते हैं. कई बार उसको क्लीन करके फिर माँ के ब्रेस्ट पे लगा देते हैं, क्योंकि जितना बच्चे की क्राई, बच्चे की टच से ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलता है फॉर मिल्क लेट डाउन, उतना किसी और चीज से नहीं मिलता.
तो बच्चा भी बहुत कंफर्टेबल होता है, क्योंकि बच्चे को अगर आप उस वक्त उठा के नर्सिंग ट्रॉली पर ले जाते हैं, रब करते हैं, क्लीन करते हैं, तो वो फिर से जोर जोर से रोने लग जाता है, एंड देन अगेन वी जस्ट कीप द बेबी ऑन मदर्स टमी, और बच्चा फिर से चुप हो जाता है। तो ये एक हम अच्छा सा खेल खेलते हैं कि देखो बच्चा वापस से एज सुन एज मदर होल्ड्स द बेबी, बच्चे को माँ की हार्ट बीट जैसे ही सुनाई देती है, जैसे ही फील होती है, उसको समझ में आता है मैं तो अभी फिर से पेट में ही हूँ और मैं माँ के पास ही हूँ। तो स्किन टू स्किन टच इज ग्रेट फॉर बॉन्डिंग। माँ और बच्चे का एक बॉन्डिंग होता है, और एक बहुत ही फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जिससे कि ब्रेन में भी प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और इमीडिएटली जो कोलोस्ट्रम आना होता है वो आना शुरू हो जाता है, और माँ को ब्रेस्ट फीडिंग में भी बहुत आसानी होती है। क्या फादर के साथ भी स्किन टच का कोई वो होता है, हाँ, मतलब तो हम लोग क्या रिक्वायर्ड? होता है कि जब सिजेरियन, कई बार मदर का सिजेरियन होता है फॉर सम रीजन, तो क्योंकि हम सिर्फ चीक से टच कर पाते हैं माँ को, क्योंकि यहाँ तक तो माँ कवर्ड होती है, तो उस वक्त हम फादर को कहते हैं कि आप अपना चेस्ट को शेव करके आइए, उसको थोड़ा स्टेरिलियम से क्लीन करके आइए, तो फिर वो बच्चा जो है वो फादर को हम टच कराते हैं, क्योंकि फादर की हार्ट बीट को भी वो बच्चा पहचानता है पूरे 9 महीने। तो माँ के चीक से लगाते हैं थोड़ी देर, एंड देन वी गिव बेबी, नेकेड बेबी टू फादर, तो फादर होल्ड करता है, और उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। बच्चे की एक्चुअली बॉन्डिंग होती है, बच्चे को सिक्योरिटी फील होती है। अचानक से आपने पेट से निकाला, जहाँ की वो हार्ट बीट फील कर रहा था, सुन रहा था, और एक दुनिया में ले आए जहाँ की अचानक से उसको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। फिर अगर माँ या फादर उसको होल्ड कर लेते हैं, अपने सीने से लगा लेते हैं, तो उसको बहुत एक सिक्योरिटी फील होती है। दैट इज अ ग्रेट बॉन्डिंग बच्चे के लिए। बच्चे सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, सिक्योरिटी और प्यार, वो आप उसी वक्त से फर्स्ट मोमेंट से ही देना शुरू कर देते हैं। ओके, नाउ जैसे आपने बोला कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है अदर हार्मोन्स की वजह से, मिल्क सिक्रेशन शुरू हो जाता है। क्या ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे मिल्क सिक्रेट नहीं होता है मदर्स को? ऐसा कोई भी केस नहीं, ऐसा कोई केस होता ही नहीं है जहाँ मिल्क सिक्रेट नहीं। दिस अ वेरी वेरी रेयर सिंड्रोम फिनोमेना, जो कि नेचुरल नहीं है। जैसे कि एक मेरी पेशेंट थी जिसको कि ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड ही नहीं थी, सी दैट इज नॉट अ कॉमन थिंग, ओके, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप एकदम नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फीमेल हैं जिसको कोई बीमारी नहीं है, तो मिल्क प्रोड्यूस होगा ही होगा। आप सोचिए, अगर आप एक नेचर में जाके देखिए, तो कोई गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली ऐसा है जिसको मिल्क नहीं प्रोड्यूस होता। जैसे ही बच्चा आता है वो उसकी माँ के उस पर लग जाता है, और वो कुछ दिन तक लगातार लेटी रहती है। अगर आपने देखा हो किसी किटन को या पपीज को, तो उनकी माँ सारा टाइम लेटी रहती है, वो 6-6 बच्चे सारा टाइम ब्रेस्ट पे लगे रहते हैं। वो सिर्फ 2 मिनट उनको झटक के जाती है और अपना सुसु पॉटी करके आती है, अगेन शी लाइज डाउन, वो फिर लेट जाती है कि बच्चे कंटिन्यूसली दूध पीते रहे। तो जब जानवरों में कहीं ऐसा नहीं होता कि दूध बने ही ना, ऐसा तो भगवान ने दिया ही नहीं, तो कोई माँ ऐसी नहीं होती जिसका दूध ना बने। इट इज ओनली अस इंटेलिजेंट पीपल हु वी वांट टू सी कि कितना बन रहा है, आ नहीं रहा है, कोलोस्ट्रम आ नहीं रहा है, मिल्क आ नहीं रहा है, मैं देखना चाहती हूँ, मेजर करना चाहती हूँ, एक्सप्रेस करके देखना चाहती हूँ कितना आ रहा है। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, इट इज अ हिडन मिल्क। बच्चा सकल करेगा तो आएगा, जितना ज्यादा सकल करेगा, जितने ज्यादा साल तक सकल करेगा, तब तक आता रहेगा। पहले के जमाने में भी तो लोग 5-5 साल तक पिलाते थे। अभी तो आप देखिए कि जो बहुत गरीब लोग होते हैं वो 2-2 3-3 साल तक बस बच्चों को अपना दूध ही पिलाते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव मनी फॉर एक्स्ट्रा मिल्क। वो उनके अपने खाने के लिए नहीं होता, वो बच्चों को कहाँ दूध पिलाएंगे। तो दूध तो बनता ही बनता है, हम लोग नहीं पिला पाते क्योंकि हम मेजर करना चाहते हैं, और हम ब्रेस्ट पंप से निकालते हैं, और ब्रेस्ट पंप से निकाल के बॉटल से पिलाते हैं, कटोरी चम्मच से पिलाते हैं। जितना ब्रेस्ट पंप से निकालते हैं उसमें 100% निकलता नहीं है, 70% निकलता है, 30% रह जाता है। वो जो 30% रह जाता है वो ब्रेन को सिग्नल देता है कि इतना ही चाहिए था, अगली बार वो फिर कम निकलता है। तो 3 महीने में ब्रेन को कंटिन्यूस सिग्नल मिल रहा है कि उतना दूध नहीं चाहिए है, और वो कम होते होते 3 महीने में बंद हो जाता है। बट द सेम थिंग इफ बेबी वॉज सकलिंग और बेबी लैच कर रहा होता, तो 24/7 सकल करता है। हर 15 मिनट में उसको भूख लग जाती है। कभी कभी ऐसे कुछ घंटे होते हैं कि 6 घंटे 7 घंटे आप लगातार ही पिलाए जा रहे हैं,
बच्चा सुसु कर रहा है, पॉटी कर रहा है, फिर लग रहा है। कभी ऐसे भी घंटे होते हैं कि 2-3 घंटे बच्चा सो जाता है, बट ब्रेस्ट मिल्क में क्योंकि ये बेबी लेड फीडिंग होती है, बेबी अपने हिसाब से जब पीना है जब पिएगा, जब रोना है नहीं, सोना है नहीं पिएगा, तो उससे सकलिंग से बच्चे को ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलता है। बट अगर आप उसको कहेंगे कि मैं आधे घंटा ब्रेस्ट फीड कराती हूँ, देखती हूँ, फिर ऊपर से टॉप फीड करा देती हूँ, तो वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। मैम इस पे मेरा एक सवाल है कि जब जो जिस लेडी ने बर्थ दिया डिलीवरी किया है ऑब्वियसली शी वुड बी टायर्ड, राइट? वो इतने टाइम से कैरी करना और इतना इतना एक प्रोसेस अपने आप में एग्जॉस्टिंग है। तो जब वो बेबी लगातार जैसा आप बोल रहे 6-7 घंटे तक अगर वो फीड कर रहा है तो मदर कब रेस्ट लेगी? It is frustrating. It is absolutely frustrating. इज इट अ वैलिड क्वेश्चन? It is absolutely a valid question. क्योंकि when I was first time mother, हाँ it irritated me to the core. मेरे को लगता था ये क्या मैंने मुसीबत पाल ली है यार, सारा टाइम ब्रेस्ट फीड कराते रहो, आपकी कमर थक जाती है, आप सो नहीं पाए। अगर आप कोई भी लगातार 2 दिन नहीं सोएगा तो वो जॉम्बी भी बन जाएगा और इरिटेबल भी हो जाएगा, उसको अपना बच्चा ही नहीं पसंद आता, बोले भाई मुझे नहीं चाहिए ये क्या हो गया। फर्स्ट टाइम मदर्स में ये प्रॉब्लम होती है। आई ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम थिंग, आई जस्ट स्टार्टेड हेटिंग कि क्या परेशानी है यार, मुझे आई डोंट वांट दिस थिंग। बट देन यू लव दैट बेबी ऑल्सो, और आपको लगता है पिलाना भी है, बैठ के पिलाना भी है, फिर भी आप जो है परेशान होते रहते हो, रोते भी रहते हो, ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, निपल क्रैक हो गए, इतना पेन होता है कि बच्चा जैसे ही ब्रेस्ट पे आता है तो आपकी चीख निकल जाती है कि ये क्या है, बहुत दर्द हो रहा है। और जब लेट नहीं पाते हो, स्ट्रेट सो नहीं पाते हो, तो भी बहुत परेशानी होती है। 3 महीने तो बहुत ही मुश्किल निकलते हैं। बस जब सेकंड टाइम मदर होते हो तो यू नो कि ये तो like this is the mantra, you have to feed the baby for at least 3 months। अपने हिसाब से स्नैक्स रखो अपने पास, कब आपको सोना है, आप किस तरीके से बच्चे को आदत डालनी है कि वो कुछ मिनट लगातार पी ले और कम से कम 1 घंटा रेस्ट कर ले, तो थोड़ा सा विजडम आ जाता है। मगर फर्स्ट टाइम मदर्स में इट्स रियली डिफिकल्ट। पहली बात की प्रिपेयर्डनेस नहीं होती, मेंटल प्रिपेयर्डनेस नहीं होती, और दूसरी बात पीपल एक्सपेक्ट कि ये तो भाई नेचुरल प्रोसेस है, यू शुड बी डूइंग, हु एल्स वुड डू, यू आर मदर, यू हैव टू फीड द बेबी। और वो बच्चा जब भी रोता है आपको थमा जाते हैं, आप जो है ना, और फिर और सारी चीजें तो होती है कि खाना भी ठीक नहीं मिल रहा, सोना भी नहीं हो रहा। इट इज फ्रस्ट्रेटिंग। मगर प्रॉब्लम ये है कि दिस इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मदर। वो आप क्योंकि आप ही कर सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग आप ही दे सकते हैं, तो किसी ना किसी तरीके से करके वो कुछ महीने, तो मैं जैसे अपने पेशेंट से कहती हूँ कि 3 महीने कैलेंडर पे एक कोला लगा लो, इस दिन यू वुड बी फ्री, बिकॉज वंस बेबी इज 3 months वो उसका एक रिदम बन जाता है सोने का, फीड लेने का, बेबी स्टार्ट लुकिंग एट यू एंड रिकॉग्नाइजिंग यू। तो आपको अभी तक जो बच्चा था वो सिर्फ एक पपेट की जैसा दूध पीता था, आपको पहचान भी नहीं रहा है, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा है, तो आपको बहुत इरिटेटिंग लगता था। लेकिन जब 3 महीने का बच्चा आपकी तरफ देखता है और स्माइल करता है और एक कंटेंट स्माइल देता है आपको ब्रेस्ट फीडिंग करते करते कि आई एम एंजॉइंग इट, आर यू, तो आपको उसकी तरफ देख के लगता है कि हाँ हाँ यार ठीक, मुझे भी मजा आ रहा है। तो दैट बॉन्डिंग व्हेन यू स्टार्ट हैविंग आफ्टर 3 months, तब उतना टैक्सिंग नहीं लगता है। मगर वो 3 महीने निकालने के लिए फैमिली शुड बी सपोर्टिव, एवरीबडी शुड बी लाइक यू कैन डू इट, यू कैन डू। जैसे अगर आप मैराथन करने जा रहे हैं, यू आर अलोन इन दैट मैराथन फॉर योरसेल्फ, इजंट इट? कोई और तो आपको धक्के मार के नहीं कर रहा ना, आप ही को करनी है वो मैराथन। इट इज लाइक दैट, वो मदर को खुद ही करना है। मगर जब मैराथन करने जाते हैं तो ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, चीयर कर रहे होते हैं कि यस यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। सेम थिंग यू हैव टू डू विद मदर, कि कुछ नहीं करा लोगे, मैं बैठा हूं ना तुम्हारे साथ, पूरी रात बैठा हूं, हम दोनों जग रहे हैं, डोंट वरी वी वुड डू इट। ऐसा करके उसके 3 महीने निकालने हैं। वंस शी इज लाइक वो पूरा मैराथन कर लेती है 3 महीने का, उसके बाद तो शी हरसेल्फ स्टार्ट्स एंजॉयिंग, क्योंकि उस वक्त तो उसका बच्चा और उसकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी बन चुकी होती है। बेबी स्टार्ट स्पीकिंग टू विद यू, आईज से बात करने लग जाता है, स्माइल से बात करने लग जाता है, फिर आपको उतना बुरा नहीं लगता वो ब्रेस्ट फीडिंग। Okay. I really want to talk about vaccines and ये मैं बात करना चाहता हूँ कि जब बच्चा पैदा हुआ
तब से लेके 1 साल तक, सेकेंड फेज इज 1 year to 3 years, 3 year to 5 years, एंड उसके बियॉन्ड। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, क्योंकि बहुत से लोगों को आइडिया ऑब्वियसली मतलब डॉक्टर से पता चलता है, बट थोड़ा सा ऑडियंस के लिए हम जानना चाहेंगे कि पैदा होने से लेके 5 साल तक व्हाट काइंड ऑफ वैक्सीन आर गिवन एंड व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम। नहीं नहीं, ये तो मैं पीडियाट्रिशियन तो हूँ नहीं, तो हम लोगों ने वो जो वैक्सीन वाला पार्ट है वो पीडियाट्रिशियन के ऊपर छोड़ दिया है सारा। हमें Okay. इतना पता है कि बर्थ पर कौन से वैक्सीन लगाते, हाँ। बीसीजी लगाया, पोलियो लगाया, हेपेटाइटिस लगाया, मगर उसके बाद के जो वैक्सीन हैं वो हमें पता है क्योंकि आफ्टर 4 वीक्स 6 वीक्स एंड ऑल, बट बिकॉज एक तो नेशनल वैक्सीनेशन शेड्यूल है और एक हमारे और न्यूअर वैक्सीन हैं जो कि इनकॉर्पोरेट हो गए हैं वैक्सीन शेड्यूल में, तो वो सब पीडियाट्रिशियन बताते हैं पेनलेस कौन सा Okay. है, पेनफुल कौन सा है। तो आई थिंक आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू आंसर ऑल No दोस problem. वैक्सीन। ओके मैम, इससे पहले आगे बढ़े, मेरा एक सवाल था। जब आप बार बार बोल रहे कि आपको मतलब मदर का ख्याल रखना है जब बच्चा होने भी वाला है, तब भी उसमें एक सिनेरियो आता है मिडनाइट क्रेविंग्स का, कि कुछ मन कर गया खाने का, जो कहते हैं ना खट्टा मन कर रहा है खाने का। सो व्हाई डज दैट हैपन? वो होता क्यों है? और क्या उस टाइम पे चाहे वो कुछ भी, अगर सपोज फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि मदर को कोई एलिमेंट है, पहले से डायबिटिक है, कुछ भी है, बट नाउ शी वांट्स टू हैव सम स्वीट, तो क्या उस टाइम देना सही है? देखो मैं तो इसको दिस इज एब्सोल्युटली इट्स राइट थिंग टू डू टू हैव मिडनाइट स्नैक्स। डायबिटिक है तो हम लोग कहते हैं कि आप अलार्म लगा के सोइए और 2 बजे कुछ खाइए, क्योंकि इतना लंबा अगर गैप होता है, आप रात को आपने 9 बजे खाना खाया, 10 बजे खाना खाया और फिर सुबह उठ के खाने खा रहे हैं, तो इतने हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है आपको। तो जो डायबिटिक लेडी है अगर वो मिडनाइट स्नैक नहीं करती है तो सुबह वाला जो उसका फास्टिंग है वो रिबाउंड बढ़ जाता है। इट इज अ रिबाउंड फिनोमेना कि वो बढ़ा हुआ आएगा। सो इफ शी डज मिडनाइट स्नैकिंग तो सुबह फास्टिंग जो ब्लड शुगर है वो कम होगा। बट दिस इज कॉल्ड वूम सर्विस बेसिकली। मिडनाइट सर्विस इज मिडनाइट वूम सर्विस। तो अगर आपका बहुत जल्दी डाइजेशन हो जाता है, बच्चा बहुत जल्दी पचा लेता है खाना, और आपको इसीलिए जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि इंस्टेड ऑफ हैविंग 3 मेजर मील्स हैव 8 मिनी मील्स। तो वो जो 8 मिनी Okay. मील्स है उसमें आपको मिडनाइट भी खाना है। और मिडनाइट आप अच्छे फ्रूट सभी खा सकते हैं। आप अगर आप ड्राई फ्रूट सोप खाना चाहते हैं वो भी खा सकते हैं। इफ यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ बीमारी नहीं है तो आप बनाना चिप्स आते हैं या बहुत सारी दालों की नमकीन आती है, वो सब कुछ खा सकते हैं, या दाल के पकौड़े बना के रख सकते हैं, तो दैट इज अ प्रोटीन। पनीर खा सकते हैं, यू कैन हैव एग अराउंड दैट टाइम। तो जो भी आपको लगता है इजी है आपके लिए, या फ्रूट्स तो सबसे बेटर है, या आपने कुछ बना के दलिया बना के रख लिया ठंडा फ्रूट्स वाला, वो आप फ्रिज में रख दीजिए, उस वक्त उठिए और आप दलिया फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स वाला वो खा लीजिए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी pregnant female to have midnight snacks so that morning when she gets up she should not कई बार तो आप अगर खाली पेट उठते हो तो नौजिया बहुत होता है। अगर आपने मिडनाइट स्नैक कर लिया तो सुबह वाला नौजिया नहीं होगा। और अगर आपको शुगर है तो आपका ब्लड शुगर बिल्कुल सेटल्ड रहेगा अगर आप सुबह उठते हैं, इफ यू हैव हैड गुड मिडनाइट स्नैक। ओके, सो पोस्टपार्टम डिप्रेशन ये काफी एक रियलिटी है, और मतलब मोस्ट ऑफ द मदर्स गो थ्रू इट। शायद कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, दोज आर नॉट मे बी दैट अवेयर इनफ। what exactly is postpartum Depression. So और postpartum depression is a true entity. It's a science जिसमें कि हमारे अभी तक प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन था, और अब वो अचानक से विड्रॉ हो गया हमारी। तो जो मेंटल जो हमारा ब्रेन है उस पर डिपेंडेंट था प्रोजेस्टेरॉन पर अभी तक 9 महीने तक। अब अचानक से जो हार्मोन आए हैं वो ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन आए हैं, जो कि एक मातृत्व की भावना या एक प्यार वो और ब्रेस्ट मिल्क के लिए होते हैं। तो जब आपका कोई भी चीज सडनली विड्रॉ किया जाता है तो यू हैव विड्रॉवल सिम्टम्स ऑफ दोस।
तो वो एक विड्रॉवल सिम्टम्स हुए, और एक जो दूसरे हॉर्मोन्स है जो कि एंटायरली डिफरेंट, जो आज तक भी हमने अपनी पूरी यूथ में भी नहीं फील किए थे, वो डिफरेंट मदरहुड वाले मैटरनल इंस्टिंक्ट वाले हॉर्मोन्स आ गए हैं। आपको ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि बच्चा, क्योंकि आपने 9 महीने रखा है पेट में और आपने लेबर लेकर उसको पैदा किया है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेबी इज योर फ्लैश एंड ब्लड एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट बेबी। तो वो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गया। अब उसमें जो जो बहुत सारे हमारे सपोर्ट फैमिली मेंबर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे एक मदर को है कि मेरा बच्चा है और मुझे उसको ब्रेस्ट फीड कराना है, और आई एम नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीड बिकॉज फर्स्ट 3 डेज में कोलोस्ट्रम आता है, वो उतना इनफ नहीं होता है, तो उसको हमेशा एक गिल्ट फीलिंग रहती है कि दूध इनफ नहीं आ रहा। आफ्टर 3 डेज जब दूध आना शुरू होता है, बच्चा लैच नहीं कर पा रहा, ब्रेस्ट में क्रैक हो गए हैं, तो उसको ये गिल्ट फीलिंग आती है कि आई एम नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीड माई बेबी, आई एम नॉट अ गुड मदर। तो वो क्यों नहीं लैच कर पा रहा, मेरा बच्चा क्यों ब्रेस्ट फीड नहीं ले पा रहा, और उसके साथ वाले लोग उसको और उसका कॉन्फिडेंस अंडरमाइन करते हैं, ये कह के कि हमारा तो बहुत अच्छा से आता था, हमारी तो धार वहां दीवार तक जाती थी, या हमारे तो कपड़े गीले हो जाते थे, इतना भर भर के आता था। तो अब उसको ये लगने लगता है कि शायद आई एम नॉट अ गुड मदर, इसीलिए मेरा नहीं आ रहा, जब इनका इतने अच्छे से आता था तो मेरा क्यों नहीं आ रहा है। या फिर कोई लोग कहते हैं कि बच्चा इतना रो रहा है, तुम्हारे दूध में कुछ गड़बड़ है, तुमने कुछ गड़बड़ खाया है, उसको कॉलिक हो गया है, वो इसलिए रो रहा है कि तुमने कुछ गड़बड़ खाया होगा। तो अब वो हर बात में उसको ये उसका कॉन्फिडेंस हर बार अंडरमाइन करते जा रहे हैं आप। और अगर एक माँ जिसने ये सोचा कि मेरा बच्चा सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि मैंने पैदा किया उसका, उसको हर मोमेंट ये बताया जा रहा है, और इंटेंशनली कोई नहीं करता, अनइंटेंशनली हो रहा है, तो उसको बार बार एक अपनी वर्थलेसनेस की फीलिंग, अपनी एक कंप्लीट माँ ना होने की फीलिंग हो रही है। एंड दैट यू अंडरस्टैंड कि अगर कोई भी आपको कॉन्स्टेंटली ये बोलता रहेगा तो आप डिप्रेशन में ही चले जाओगे कि आई एम नॉट अ गुड मदर। एक ही चीज तो उस वक्त आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप एक अच्छी माँ हैं। अगर आप पूरा अपना दूध नहीं पिला पा रहे और टॉप फीड कराना शुरू कर दिया तो आप एक अच्छी माँ नहीं है। अगर आप का बच्चा रो रहा है और बहुत परेशान हो रहा है, सो नहीं रहा है, तो आप एक अच्छी माँ नहीं है। तो उसको हर बार यही रियलाइजेशन हो रहा है, शायद मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। तो वो जो चीज है वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में और भी ज्यादा उसको बढ़ा देती है। पोस्टमार्टम ब्लूज तो 90% फीमेल्स को होते हैं। डिप्रेशन इज द वेरी वो एक डिजीज है जो कि हर एक को बहुत कम परसेंटेज को होती है। डिप्रेशन में तो एक्सट्रीम सिम्टम्स हो जाते हैं, आप अपने आप को मारना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को मारना चाहते हैं, आप अननेसेसरी सराउंडिंग्स में यू आर ईदर इंट्रोवर्ट हो गए हैं और रोते रहते हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए। तो उतना डिप्रेशन जैसा किसी को नहीं होता है, मगर हाँ पोस्टमार्टम ब्लूज सभी को होते हैं जो फर्स्ट फ्यू मंथ्स तक रहते हैं। और अगर हम सपोर्ट करें, माँ के कॉन्फिडेंस को अंडरमाइन ना करें, उसको ये कहें कि आप खुश रहो, दूध जितना हो रहा है काफी है, हम बच्चे को टॉप फीड पिला देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू शुड नॉट फील गिल्टी दैट यू आर नॉट अ गुड मदर। वी वुड कीप ट्राइंग, हम करते हैं ट्राई, थोड़ा थोड़ा रोज करेंगे और हो जाएगा। तो डॉक्टर, आपकी मदर इन लॉ और बहनें, जितने भी लोग हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके रखें कि इट्स ओके, इट्स ओके। ऐसा नहीं है कि आप अगर ब्रेस्ट फीडिंग ही नहीं करा पा रहे या बच्चा अगर रो रहा है तो इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, आपने कुछ खाया उसकी वजह से, ऐसा नहीं है। तो वो पोस्टमार्टम ब्लूज जो है वो बहुत ज्यादा। अच्छा, फिर आपको निपल में भी दर्द हो रहा है, स्टिचेस में भी दर्द हो रहा है, सो भी नहीं पा रहे हैं, वो सारी चीजें एक साथ मिल जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वो सब चीजें मिलके आपको बहुत परेशान कर देती हैं। तो आप एंड यू स्लिप इनटू पोस्टमार्टम डिप्रेशन। ओके, मेरा नेक्स्ट जॉब से रहेगा, आपने डिफिशियंसी की बात की थी बच्चों में। ऑब्वियसली अगर जब बच्चा वुम में है या फिर जस्ट पैदा हुआ है तो उसकी जो भी डिफिशियंसीज हैं वो मदर से ही कैरी होके आ रही हैं। तो कॉमन डिफिशियंसीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या होती हैं, बिकॉज ऑफ मे बी डाइटरी इश्यूज और मे बी जो भी वॉट एवर XYZ रीजंस हैं। सो व्हाट आर द कॉमन डिफिशियंसीज इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स, और उसके लिए व्हाट
what's your suggestion? Is it dietary changes or do you give additional supplements to the mother, to be mother? तो इंडियन डाइट जो है वो बहुत रोटी चावल पर डिपेंडेंट होते हैं लोग। Yeah. तो बहुत ज्यादा दाल सब्जी फ्रूट्स ऐसी चीजें नहीं खाते हैं, इसीलिए बहुत परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल्स आर एनीमिक, और 10 ग्राम को वो ठीक हीमोग्लोबिन समझती हैं, जबकि 12 से ज्यादा होना चाहिए। तो मोस्टली दे आर एनीमिक। और जब एक माँ एनीमिक होती है, अगर आयरन डेफिशिएंसी है, और एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो सकता है, फॉलिक एसिड और B12 डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो सकता है। तो अगर एक माँ डेफिशिएंट है आयरन में, तो डेफिनेटली बच्चा भी डेफिशिएंसी से ही आएगा, बच्चा भी एनीमिक ही होगा। तो उसका आयरन जो लेवल है कम होता है, और हमें उसको देना पड़ता है सप्लीमेंट। विटामिन डी इज डेफिशिएंट इन मोस्ट ऑफ द मदर्स, ज्यादातर इंडोर ही रहते हैं हम आजकल। Yeah. तो वो बच्चों में भी होता है, इसलिए आजकल हम बच्चों को भी विटामिन डी के सिरप्स और ड्रॉप्स दे रहे हैं जब बच्चे पैदा होते हैं। ज्यादातर मदर को कैल्शियम डेफिशिएंसी है, दे डू नॉट हैव इनफ कैल्शियम, तो दूध पीते नहीं, दही नहीं लेते हैं फॉर मैनी रीजंस, और उनको तो ऑस्टियोपोरोसिस होता ही है। जो बच्चा पैदा होता है वो भी आपका जो दूध पी रहा है वो भी आयरन डेफिशिएंट दूध पी रहा है, कैल्शियम डेफिशिएंट दूध पी रहा है, विटामिन डी डेफिशिएंट दूध पी रहा है, और उसको भी रिकेट्स हो जाता है। तो वो उसकी भी बोन्स टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं अगर हम उसको ठीक नहीं करते हैं, बिकॉज यू डिड नॉट टेक येलो फ्रूट्स और विटामिन ए ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। तो बच्चे को भी आंखों में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो इट्स नॉट वेरी एफ्लुएंट, बट जो विलेजेस में है वहां पर नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी होना शुरू हो जाती है बच्चे में, विटामिन ए की डेफिशिएंसी मदर से आई है तो। और आयोडीन, कई बार हम सेंधा नमक खाना चाहते हैं कि वो ज्यादा अच्छा है, रॉक सॉल्ट खाओ, वो आयोडाइज सॉल्ट नहीं है। और अगर आप आयोडाइज सॉल्ट नहीं खाते हैं तो आपको भी गोइटर और थायराइड की प्रॉब्लम होती है, और आपके पेट में जो बच्चा है उसको भी इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो वी एज अ इंडियन मदर, हम लोगों को, क्योंकि हमारी डाइट इज नॉट गुड इन पनीर दही या फिर आयरन रिच डाइट नहीं है, तो हम या तो आयरन के सप्लीमेंट्स लें, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लें, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें, या फिर हम डाइट को ही बढ़ाएं। तो जैसे मैं कहती हूँ कि आप 1 लीटर दही की लस्सी पी लीजिए रोज, 1 लीटर मीठी लस्सी ले लीजिए, 1 लीटर नमकीन लस्सी ले लीजिए, पनीर ले लीजिए, अगर आपसे दूध नहीं पिया जा रहा, लोहे की कढ़ाई ले लीजिए, लोहे की कढ़ाई में बना के खाना खाइए, तो आयरन आ जाएगा। मतलब एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड बीटरूट और अनार, तो आप लोहे की कढ़ाई तो हर एक कोई अफोर्ड कर सकता है, सारी दाल सब्जी उसमें बनाकर खा लीजिए। अगर आपने प्री प्रेगनेंसी डीवर्मिंग नहीं की, पेट के कीड़े साफ नहीं किए, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में कम से कम एक गोली पेट के कीड़ों की दवा ले लीजिए, जिससे कि आपके पेट के कीड़े निकल जाए, तो आयरन आपका अब्जॉर्प्शन ठीक हो जाए। तो ये सारी चीजें, और हमेशा आयोडाइज सॉल्ट खाइए, ऐसा सेंधा नमक वगैरह मत खाइए। सो इफ यू हैव डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन की, तो एक टैबलेट लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि विटामिन ए डी ई के ये सारे ऑयल सॉल्युबल विटामिन हैं, और ये आपको और किसी चीज में नहीं मिलेंगे, तो आपको इनकी तो टैबलेट ही लेनी पड़ेगी, या फिर somebody should be नॉन वेजिटेरियन, फिश और मीट खाए तो बाय। तो क्या नॉनवेज खाना सेफ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर कुछ? नहीं, अरे देयर आर सो मेनी रिलीजियस ग्रुप जिसमें कि नॉनवेज तो खाते ही है, नॉनवेज इज अ स्टेपल डाइट फॉर देम, तो नॉनवेज इज एब्सोल्युटली सेफ, कोई गरम वरम नहीं होता है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो रेड मीट से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है, और चिकन में बहुत प्रोटीन होता है, अंडे में बहुत अच्छे से प्रोटीन होता है। इफ यू आर हैविंग 4 एग्स, आपको इनफ प्रोटीन मिल जाता है, आपका बच्चा कभी उसका ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, वेट अच्छा होगा। फिश हैज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फिश लीजिए। कोई ऐसा फूड या फूड ग्रुप होता है जो आप लोग मना करते हैं कि ये आप मत लीजिएगा, दिस कुड हार्म द बेबी? नहीं, ऐसा कोई फूड ग्रुप नहीं होता। गरम मसाले भी खा सकते हैं, पपाया पाइनएप्पल भी खा सकते हैं, हम सिर्फ बाहर का खाना मना करते हैं, क्योंकि अगर उसमें इन्फेक्शन होता है तो आपको गट इन्फेक्शन, डायरिया हो जाता है, और फिर हमें मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो अगर आपको स्पैस्मोडिक पेन होते हैं इंटेस्टीन में बिकॉज ऑफ डायरिया और बिकॉज ऑफ गट इन्फेक्शन, तो प्रीटर्म लेबर पेन शुरू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा, हमारे पास इतनी एंटीबायोटिक्स नहीं है कि आपके हर तरीके के गट के इन्फेक्शन को ठीक कर सके, सेफ एंटीबायोटिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
सो हम लोग फिर वी आर बाउंड टू एडमिट यू, आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं कि आपको डिहाइड्रेशन ना हो जाए। बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज ऐसे एब्सोलूट कुछ ऐसा फूड नहीं है जो कि ले हार्मफुल होता है। ओके। मैम, आप खुद एक मदर हैं, मतलब एक टाइम पे आपकी फर्स्ट टाइम मदर बनी, प्लस आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस रहा है इन टर्म्स ऑफ आप वन ऑफ द वेल नोन गायनिक हैं और आपने इतने सारे डिलीवरीज करवाए हैं। सो माय क्वेश्चन कम्स कि पहले के मदर्स में और अब जो मतलब हमारे 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 से कम उम्र के जो फीमेल्स अब मदर बन रही हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, क्या स्टार्क डिफरेंस आपको देखने को मिलता है? तो पहले के जो पेरेंट्स, पहली जो मदर्स बनती थी वो उसको एक्चुअली वो बड़ा फिजियोलॉजिकली ले लेती थी इस बात को कि दे आर प्रेग्नेंट, और बहुत क्वेश्चंस होते नहीं थे बिकॉज डिजिटल मीडिया भी नहीं था। तो जो उनको बताया जाता था कि अच्छा ऐसा है, तो दे वुड एक्सेप्ट द फैक्ट और अपने सप्लीमेंट्स लिए, टाइम पे टेस्ट कराए, दैट्स इट। बस सिर्फ ये था कि हाँ, डिलीवरी का पेन से थोड़ा घबराहट होती थी तो हम लोग एंटीनेटल क्लासेस ले लेते थे, और उनको थोड़ा सा इनिबिशन होता था कि पेनलेस नहीं कराएंगे, पेन वाली ही ठीक है। Okay. बट मगर आजकल के बहुत वेल रेड बच्चे हैं, बहुत पढ़े लिखे तो हैं ही, इंटेलिजेंट भी हैं, और बहुत वेल ट्रैवल्ड भी हैं। सो दे आर ओपन टू मेनी थिंग्स, लाइक उनको जैसे अभी हम नमाज क्लास करा रहे हैं या योगा क्लास करा रहे हैं, तो दे वांट टू नो मोर अबाउट प्रेगनेंसी फिजियोलॉजी। हस्बैंड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी जर्नी। तो हर बार हस्बैंड आता है और पूछता है और केयर करता है वाइफ की, और क्लासेस भी ज्वाइन करते हैं टुगेदर, दे डू योगा टुगेदर, दे डू नमाज टुगेदर, एंटीनेटल क्लासेस में भी आते हैं और जानना चाहते हैं कि लेबर क्या होती है, पेनलेस लेबर क्या होती है, और मैं अपनी वाइफ को कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ। तो फादर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है और वो ये समझने लगे हैं। और एक मदर जो है, एप्रीहेंशन है उनको, आजकल के बच्चों को थोड़ा एप्रीहेंशन है कि मैं संभालूंगी कैसे, या साइकोलॉजिकली आई एम नॉट कॉन्फिडेंट टू बिकम अ मॉम। तो मुझे वो एक जर्नी, तो दे आर ओपन टू साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कि ठीक है, हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में काउंसलिंग करेंगे कि आपके ये सिम्टम होंगे, और थर्ड ट्राइमेस्टर में काउंसलिंग करेंगे दैट यू शुड बी रेडी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग और टू बी अ मॉम। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है इट्स अ गुड थिंग। दे आर more cautious, they have many questions every time, they would be having 10 15 25 questions, but I think it is better, क्योंकि एक अननोन पेरेंट से एक नोन और इन्फॉर्म पेरेंट होना ज्यादा अच्छा है। अगर आपके जैसे वो बोलते हैं कि आपको लगेगा सिली क्वेश्चंस है, अच्छा नथिंग इज सिली, दिस इज एवरीथिंग इज फॉर यू, इज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे पेट में पेल्विक पेन हो रहा है एंड इट इज एबनॉर्मल एंड आई फील रियली स्केयर्ड अबाउट इट, अंटिल अनलेस यू आस्क मी, आपके पास तो आपकी सास दादी नानी कोई है नहीं, तो आप या तो गूगल से पूछोगे या डॉक्टर से पूछोगे। तो हमसे पूछ लो, 25 क्वेश्चन लेके आओगे, 25 पूछो, एटलीस्ट एट ईज तो हो जाओगे ना आप। तो आप अब आप ऐसा नहीं सोच सकते कि उनकी बॉडी के साथ कुछ हो रहा है, शी इज फीलिंग पेन, शी इज फीलिंग स्ट्रेचिंग, शी इज फीलिंग number of funny symptoms, and she should be quiet and she should not ask कि ठीक है कुछ नहीं, ये तो normal physiology है। They are vocal about it, they want to know more about their pregnancy, and I think that's the best way to connect with their baby and their pregnancy. मुझे लगता है कि आजकल के पेरेंट्स, मुझे अच्छा लगता है अगर वो आके मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं और मैं उनके जवाब देती हूँ, लगता है कि एटलीस्ट दे आर एट ईज के हाँ ये अबनॉर्मल सिम्टम नहीं है। नहीं तो घर पर बैठे बैठे चिंता करते रहते हैं कि ये सिम्टम नया है या ये, एंड दे आर अभी क्योंकि जो क्लासेस ज्वाइन करते हैं दोनों एक साथ, दे आर ट्राइंग टू बी गुड पेरेंट्स, दे वांट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट फेज ऑफ देयर लाइफ। ओके, तो आपने क्योंकि ये वर्ड यूज किया गुड पेरेंट्स, ये क्या किसी को ये मतलब लेबल करना गुड पेरेंट या आर वी गुड पेरेंट, मतलब मैं आपके उस पॉइंट पे नहीं बोल रहा, आई एम जस्ट आस्किंग कि लोग सेल्फ डाउट करने लगते हैं, राइट? अभी हमारा क्या है कि हम इतना ज्यादा हर चीज में पैनिक होते हैं, कुछ भी गड़बड़ होता है, गलती मेरी है, सो वी स्टार्ट ब्लेमिंग आवरसेल्फ, जो आपने पहले भी बताया था कि मदर्स अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं। ये जो
आर वी गुड पेरेंट्स, क्या मैं एक अच्छा फादर हूँ, क्या मैं एक अच्छी माँ हूँ, तो इस चीज से निकलना कितना जरूरी है? पहली बात तो मैं ये कह दूं कि सारे पेरेंट्स अच्छे पेरेंट्स हैं, ठीक है। पेरेंटिंग कोई सीख के नहीं आता। पेरेंटिंग ऐसा हाँ। नहीं है कि आपको कोई अ, कुंजी दे देगा, कोई गाइड बुक दे देगा और आप उससे सीखेंगे। आपके पेरेंट्स को भी किसी ने नहीं सिखाया, बट दे वे गुड पेरेंट्स, एंड आप भी अच्छे ही पेरेंट्स बनेंगे। जैसे हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। आपके बच्चे, आपके एनवायरनमेंट, आपके मिरर इमेज होंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है कि पेरेंटिंग इज अ गिल्ट रिडन जॉब। आप हर वक्त हम्म। गिल्टी रहोगे। आप बच्चे को ज्यादा प्यार करते हो तो कोई बोलेगा बच्चे को बिगाड़ दिया। आप बच्चे को बहुत डिसिप्लिन कर लेते हो तो कोई बोलेगा इंट्रोवर्ट कर दिया, बच्चे की हम्म। इमेजिनेशन आपने खत्म कर दी। आप बैलेंस बना के चलते हो। आप जब पेरेंट बन जाते हो तो यू नो दैट यू हैव टू हैव अ बैलेंस, और आप अपने हिसाब से उसको मोर देन 100% देने की कोशिश करते हो, चाहे वो डिसिप्लिन है या वो प्यार है। तो कुछ भी गलत पेरेंटिंग नहीं है। हम्म। आप एक सुलझे हुए इंसान है, एक एजुकेटेड पर्सन है, आप कमा रहे हैं, आपके अच्छे खुद की, आपकी एक अच्छी परवरिश हुई है, तो आप एक अच्छे पेरेंट्स ही बनेंगे। मगर क्योंकि कोई गाइड बुक नहीं है, क्योंकि कोई एक आइडियल तरीका नहीं है पेरेंटिंग का, तो सब जो जिस तरीके से जो अपने बच्चे को पाल रहा है एक अच्छे ही तरीके से पाल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पे लेबलिंग है कि आप गुड पेरेंट है या आप परफेक्ट। नोबडी इज गुड पेरेंट, एंड इनफैक्ट पेरेंट्स देमसेल्व्स वुड नेवर से कि हमने बहुत अच्छे से पाला अपने बच्चे को, हम्म। क्योंकि हमेशा गिल्टी रहते हैं वो। मैं ही खुद ही गिल्टी रहती हूँ कि यार मैंने तुम्हें बहुत सारी जगह एक्सपोज नहीं किया बहुत स्पोर्ट्स में, अदरवाइज यू वुड हैव बीन अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन। अभी तुम अच्छा बास्केटबॉल खेल रहे हो कॉलेज में, बचपन में अगर मैं तुम्हें बास्केटबॉल में डाल देती तो तुम कितना अच्छा खेलते। तो मेरा बच्चा बोलता है कि मैं शौक से खेल रहा हूँ। हर एक चीज को एक आप अपने ऊपर बर्डन क्यों ले लेते हो कि Yes. आपने अगर ऐसा बचपन में नहीं किया। तो मैं बचपन में आई डिडंट वांट टू प्ले, इवन इफ यू वुड हैव पुट मी ऑन इन दैट गेम, शायद मैं हम्म। उसको हेट करने लग जाता जो गेम को आज मैं मजे से खेल रहा हूँ। तो हम लोग लेकिन हर एक चीज में अपने ऊपर ब्लेम लिखते हैं। तो आई डोंट थिंक कि बच्चे इतना सोचते हैं उस बारे में। आप जिस तरीके से बच्चों को, जैसे मैंने उस वक्त भी कहा था, बच्चों को सिर्फ दो ही चीजें चाहिए, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ सिक्योरिटी, दैट्स इट। और वो तो आप जैसा कर रहे हैं आपकी मिरर इमेज बनते जाएंगे। तो अगर आप एक अच्छे इंसान हैं घर में एक दूसरे के साथ, तो वैसे ही बन जाएंगे। मैम, महाभारत में एक अभिमन्यु वाला जो कॉन्टेक्स्ट था, तो इट शोड कि जब बच्चा मदर के वूम में है तो जो वो चीजें बाहर से सुन रहा है, आई मीन बेसिकली जो कंटेंट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसका कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और आज के डिजिटल टाइम में जब कंटेंट ही कंटेंट है, कंटेंट इज द किंग आउट देयर, और आप डेली किसी न किसी तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तो क्या टू बी मदर के लिए जो वो कंटेंट कंज्यूम कर रही है, क्या वो कहीं ना कहीं उसके साइकी पे या बच्चे के साइकी पे कुछ इफेक्ट करता है? बिल्कुल ये करते हैं, थोड़ा देखिए। मेंटल मेंटल वाला एस्पेक्ट का बात है, बट क्योंकि आप डे इन डे आउट ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करते हो, तो इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। नहीं नहीं, ये है। हम लोग गर्भ संस्कार की क्लास लेते हैं जिसमें कि हम कहते हैं कि बच्चा सेकेंड ट्राइमेस्टर से सुनने लगता है, परसीव करने लगता है बाहर की हम्म। बातें। तो अभिमन्यु तो वो एक दैविक काल था जहाँ पे कि वो हाँ। पूरी की पूरी समझ गया जो भी उनका चक्रव्यूह था। मगर अगर आपको कॉन्स्टेंटली एक माँ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, एक हम्म। अब्यूजिव लैंग्वेज यूज हो रहे हैं, वो इंटरनली शी इज नॉट हैप्पी। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। जैसे अगर एक कमरे में अभी अब हाँ हम दोनों बात कर रहे हैं, अगर मैं मुंह बना के बैठी रहूंगी, हम्म। अगर मैं चिड़चिड़ी बैठी रहूंगी, तो आपका भी मूड खराब हो जाएगा। जबकि हम दोनों सिर्फ आमने सामने बैठे हैं और मेरे मूड से आपका मूड खराब हो जाएगा, ठीक है। अब एक बच्चा मेरे अंदर है, वो मेरे दिन रात मेरी हार्ट बीट को सुन रहा है, मेरी पल्स को फील कर रहा है, मेरी घट की मूवमेंट को फील कर रहा है। और मैं अगर मेंटली खुश नहीं हूँ, या मुझे हर वक्त एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है जहाँ की जोर से शोर मच रहा है, कोई मुझे डांट दे रहा है, कोई मुझे अब्यूज कर रहा है, तो मेरी धड़कन, मेरी पल्स, मेरी गट मोटिलिटी सब उसको अफेक्ट कर रही है बच्चे को। हम्म। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चा अफेक्टेड ना हो।
उसकी कहीं ना कहीं वहीं पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वहीं ना वहीं साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट अफेक्ट होना शुरू होता है. तो अगर ऐसा नहीं है कि वी कांट करेक्ट इट. If I'm in that environment and if I change my environment and I go to a better place and then I deliver and I try to give that love and security to baby would forget those 9 months जहाँ पे कि उसको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला. बट ये बिल्कुल बिल्कुल सच है कि आप जिस तरीके का कंटेंट पढ़ते हैं, जिस तरीके का कंटेंट सुनते हैं, जिस तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं, बच्चा जब इनिशियली एकदम जब पैदा होके आता है तो वो सारी की सारी चीजें उसको अफेक्ट कर रही होती हैं. बट एज सुन एज बेबी इज आउट एंड यू स्टार्ट गिविंग लॉट्स ऑफ लव एंड केयर एंड चेंज द एनवायरनमेंट इफ इट वाज नॉट अ गुड एनवायरनमेंट, तो बच्चा फट से उसको भूल के एंड देन अडैप्ट्स टू अ डिफरेंट हेल्दी एनवायरनमेंट. तो मैम क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मतलब जो आपके पास जो भी टू बी मदर्स आएंगे, जब वो मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर से आपके पास जब आने लगेंगे, यू विल रिकमेंड देम वाचिंग द आयरॉनिक शो फॉर गुड बिल्कुल कंटेंट. बिल्कुल बिल्कुल. It's a It good becomes show. it's a mandate for them. It's a mandate, okay? It's a mandate for a good, healthy baby, for intelligent baby. थैंक यू सो मच. मैम इसको यहीं स्टॉप करते हैं, राइट? फ्रॉम ए गायनिक पॉइंट ऑफ व्यू मुझे जो जानना था कि फर्स्ट टाइम मदर्स के लिए और फर्स्ट जब बेबी आता है उसके लिए क्या क्या जरूरी है, सो दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ इट. सो थैंक यू सो मच अगेन अरुणा मैम. ये अभी भी बहुत चीजें हैं आपसे बात करने को, बट आज का पॉडकास्ट यहाँ पे स्टॉप करते हैं बिकॉज दिस वाज द थीम ऑफ द पॉडकास्ट फॉर थैंक यू वेरी फर्स्ट मच. आई टाइम. होप कि इस पॉडकास्ट के जरिए सब लोगों को थोड़ा सा ज्ञान मिले, चाहे वो पेरेंटिंग हो, प्रेगनेंसी हो या प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी हो. Everybody should have healthy pregnancy and a healthy baby. थैंक यू सो मच मैम. Yeah. Okay.